दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बताया था, उसके पहले वाले में 1919 के एक्ट के बारे में बताया था, और उसके पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो पहले इसका परिचय जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कैसे आया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, February 20, 1947, British PM Clement Attlee declared that British rule in India would end by 30th June 1948। तो कहा गया, क्योंकि हम लोग को पता है क्विट इंडिया मूवमेंट में जो कि 1942 में स्टार्ट किया गया था, एक बहुत ही बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन चला था। उस समय एक फाइनल मूवमेंट बोलेंगे जिसके द्वारा अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा गया। ठीक है, क्योंकि अब भारत को लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं पावर जो है हमारे भारतीय हाथ में आना चाहिए, और वो हुआ भी। क्या हुआ कि 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, कौन थे? क्लेमेंट एटली थे प्रधानमंत्री उस समय। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो अंग्रेजों का जो शासन है वो कब खत्म हो जाएगा? 30 जून 1948 तक खत्म हो जाएगा। कहना क्या था उन लोग का कि अब जो पावर है, जो इंडिया का गवर्नेंस है, वो किनके हाथ में दे देना चाहिए? एक रिस्पॉन्सिबल हैंड में दे देना चाहिए। यानी जो उस समय जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ रहे थे उन लोग के हाथ में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ठीक है, जो कि काफी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, काफी शक्तिशाली लीडर्स थे। ठीक है, जो कि हमारी कंट्री को अच्छे से गवर्न कर सके। ओके, लेकिन हुआ क्या देखते हैं। फॉलोड बाय एगिटेशन बाय मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो हुआ क्या, जो मुस्लिम लीग थी वो क्या करने लगी? एगिटेट करने लगी, काफी विद्रोह करने लगी, क्योंकि वो लोग भी चाहती थी कि जो इंडिया है, क्या चाहती थी वो लोग कि इंडिया पाकिस्तान बनना चाहिए, जो कि एक मुस्लिम कंट्री होगी। क्योंकि उन्होंने टू नेशन थ्योरी लाया था। टू नेशन थ्योरी में क्या कहा गया था कि दो कंट्री क्रिएट किए जाएंगे, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो क्षेत्र होंगी जहां मुस्लिम लोग का पॉपुलेशन काफी ज्यादा होगा, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, पंजाब वाला इलाका, वेस्ट बंगाल वाला इलाका में वहां मुस्लिम बहुल इलाका था, और उसको पाकिस्तान में ज्वाइन किया गया। अब कैसे समझते हैं। 3 June 1947, Lord Mountbatten put forth partition plan known as Mountbatten Plan, accepted by the Congress and Muslim League। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान लाया था, यानी भारत का बंटवारा वाला प्लान लाया था, और वो प्लान मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने प्लान लाया क्या कि जो इंडिया है वो उसका 2 टुकड़ा होगा, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन क्षेत्र जुड़ेंगे? जो मुस्लिम के मेजॉरिटी वाले इलाके होंगे। और आप लोग को जान के काफी हैरानी होगी, जो हमारी जो इंडिया और पाकिस्तान का जो नक्शा तैयार किया गया, जो मैप तैयार किया गया, वो रेड क्लिफ तैयार किया गया। आप लोगों को पता ही होगा, जो इंडिया एंड पाकिस्तान के जो बॉर्डर को रेड क्लिफ बोलते हैं। तो रेड क्लिफ ने ही सारे बॉर्डर्स वगैरह जो मैप है इंडिया एंड पाकिस्तान के वो तैयार किए। तो आप लोग को जान के ये हैरानी होगा, क्योंकि वो कभी इंडिया आया ही नहीं, इंडिया का डाइवर्सिटी को वो समझा ही नहीं कि इंडिया कितनी डाइवर्स है, तो पॉपुलेशन कैसे है, कि पीपल लोग की ओपिनियन क्या है। वो आया, सारा मैप वगैरह ड्रॉ कर दिया, इंडियन पाकिस्तान बंटवारा हो गया। और आप लोग को पता ही होगा कि जो पार्टीशन तक काफी ब्लडी था, इसमें बहुत सारे लोग ने अपनी जिंदगी गंवाए। ठीक है, आप लोग ने गदर फिल्म तो जरूर देखा होगा, उसमें देखा होगा कि ट्रेन से कैसे लाशें आती थी, कैसे लाशें जाती थी। तो बहुत सारे लोगों ने जान गंवाए हैं इस बहुत ही बेकार पार्टीशन प्लान के वजह से, क्योंकि काफी खून खराबा हुआ। उन्होंने हमारे हाथ में ये पावर तो दे दिया कि आप अपने गवर्न करो अपने कंट्री को, लेकिन क्या किया गया कि पाकिस्तान बना दिया गया। और हमारी कंट्री, या मैं उनके कंट्री की बात भी करूं तो वहां भी काफी खून खराबा हुआ था। दोनों कंट्री के लिए सही नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन
का अपना जान गया, ना रेडक्लिफ का गया, ना माउंटबेटन का गया, किसका, आम इंसान का जान गया। ठीक है, अब बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की विशेषता के बारे में, यानी इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। ठीक है, तो मैंने ऐसा फ्लो चार्ट बना रखा है। ठीक है, तो आप लोग को तो समझने में प्रॉब्लम होगी, मैंने काफी थोड़ा सा मेस कर दिया है, लेकिन मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूंगी तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए में क्या कहा गया कि एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जो अंग्रेजों का जो शासन है हमारे भारत पे वो खत्म हो जाएगा, यानी इंडिया एक संप्रभु देश बन पाएगा, इंडिया एक सॉवरेन नेशन बन पाएगा। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, यानी इंडिया जो है वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, चाहे वो इंटरनल की बात हो चाहे वो एक्सटर्नल की बात हो। ठीक है, वो अपना डिसीजन स्वयं ले सकता है। ओके, पॉइंट नंबर बी, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस वर मेड, 2 स्वतंत्र राष्ट्र का गठन किया गया, 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनाया गया। हम लोग को सभी को पता है कौन कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, एबॉलिश ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय। ठीक है, जो वॉइसरॉय का जो पोस्ट था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। हम लोग जानते हैं कि 1858 के एक्ट में वॉइसरॉय का ऑफिस लाया गया था, क्योंकि खत्म कब हो गया, 1947 के एक्ट में इसको अबॉलिश कर दिया गया। उसके जगह पे क्या लाया गया, वापस गवर्नर जनरल लाया गया, जो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। जो माउंटबेटन थे वही गवर्नर जनरल थे, उनका रोल ये समझ लीजिए जैसे कि प्रेसिडेंट का। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ओके, ठीक है, फिर पॉइंट नंबर डी, एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन। जो 2 डोमिनियंस थे इंडिया एंड पाकिस्तान, उनको ये पावर दिया गया कि आप लोग जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। और ये भी कहा गया कि आप जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे तो वो जगह पे बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाना नहीं चाहती है। उन्होंने दिमाग लगा दिया क्या, क्योंकि वो चाहती थी क्या, एक भारत को अलग अलग टुकड़ा कर दे, है ना, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का कंसेप्ट भी लाया। उसको आगे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो दिमाग लगा दिया यहाँ पे कि ये कह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन वही जगह अपनाएगा जो इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो वैसे जगह पे बिल्कुल नहीं जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो ये दिमाग लगा दिए, जाते जाते कुछ ऐसा कर जाना है कांड जो हमारे भारत को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाए, है ना। फिर बात आती है ई, पॉइंट नंबर ई की, नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास आफ्टर 15 अगस्त 1947। कोई भी जो ब्रिटिश जो संसद है, कोई भी उसका अधिनियम 15 अगस्त 1947 के बाद पास नहीं होगा। कोई भी एक्ट, नो एक्ट, कोई भी अधिनियम जो वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी एक्ट बनती है 15 अगस्त यानी भारत की आजादी के बाद कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा हमारे कंट्री में। बात आती है पॉइंट नंबर एफ की, एबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। ये भी 1858 के एक्ट में बनाया गया था। आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था आप लोग को कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया का एक पोस्ट होता था जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी, जो प्रशासनिक कार्य को देखती थी, उसके ऑफिस को भी एबॉलिश कर दिया गया ना। उसके पावर्स किसको दे दिए गए, कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। हिज फंक्शन ट्रांसफर टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एक ग्रुप था, ठीक है, तो उसके जो सेक्रेटरी थे उसको सारा पावर ट्रांसफर कर दिया गया। कॉमनवेल्थ क्या होता है हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ओके, बात आती है जी, मैंने बात किया था ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, अभी समझेंगे लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। मैंने बताया ना, अंग्रेजों ने क्या बोल दिया कि उस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप वहां पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा जो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही है। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी कंसेप्ट आया, उसमें क्या किया गया, ये बोला गया कि जो राज्य चाहते हैं वो या तो इंडिपेंडेंट रहे या इंडिया के साथ ज्वाइन हो या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो, वो उन पे डिपेंड करता है। और आप लोग को पता ही होगा लगभग 549 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, और
उन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मर्ज करना पड़ा। 549 प्रिंसली स्टेट, छोटे छोटे, जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, मणिपुर, ऐसे कई सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं जिसको भारत में मर्ज करवाया गया, क्योंकि वो लोग तो वो अपने राज्य में तो रूल करते थे, लेकिन जो पूरा जो कार्यभार तो पता ही है ब्रिटिश संभालते थे। उन लोगों को क्या बोल देगा कि आप लोग कहीं जाओ, इंडिया जाओ, पाकिस्तान में जाओ, या तो अपने आजाद हो जाओ। अगर वो लोग ऐसा करने लगते तो क्या इंडिया इतना अखंड बन पाता? बिल्कुल नहीं। थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उन्होंने ऐसा कारगर कदम उठाया जो हमारे भारत को एक अखंड भारत में तब्दील कर दिया। जो हमारे जितने सारे राज्य है आज भी हम लोग उनके साथ काफी समन्वय स्थापित करके चलते हैं। हालांकि कभी कभी रिश्ते बिगड़ते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग क्या है, एक अखंड भारत है ना। फिर बात आती है पॉइंट नंबर एच की। तो अंग्रेजों का शासन कब खत्म हो गया? 15 अगस्त 1947 में। और हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 27 नवंबर 1949 में। लेकिन तब तक हमारा कंट्री कैसे रूल होगा? तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अपना गवर्नेंस चलाओ, अपना कानून चलाओ। ओके। पॉइंट नंबर आई, ब्रिटिश मोनार्की डिप्राइव ऑफ वीटो। जो वहां का जो राजा और रानी था, ठीक है, रानी ही थी, उनके वीटो पावर को ले लिया गया। अब वीटो पावर क्या होता है उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये 2-3 वीटो पावर होते हैं, मैं उसको अच्छे से डिस्कस करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसमें डिस्कस नहीं कर सकती। ओके, तो समझ में आ गया। फिर क्या किया गया कि डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर जनरल जो ऑफ इंडिया थे और जो प्रोविंस के गवर्नर थे, उसको क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया, संवैधानिक हेड बना दिया गया। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जैसे कि आज के प्रेसिडेंट हो गए, प्रोविंसेस गवर्नर जैसे कि स्टेट के गवर्नर्स हो गए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट बना दिया गया। अभी क्या होता है, जो गवर्नर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से चलते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से चलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल में जो यूनियन के होते हैं, और जो गवर्नर जो यहाँ के स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो उनके एडवाइस से चलते हैं। ठीक है, तो उस समय गवर्नर जनरल और जो प्रोविंशियल के गवर्नर, प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे, किसके एडवाइस से चलते थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से चलते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।